मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जो आते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल में, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश को प्राकृत भाष किसने कहा? तो उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष कहा, क्योंकि ये प्राकृत भाषा के काफ़ी नज़दीक थी, इसीलिए इसे रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष कहा। नगर प्रचारिका पत्रिका में किस कवि ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, क्योंकि ये काफ़ी हिंदी से मिलती जुलती थी। इसमें अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में बहुत सारी समानताएं थी, इसीलिए उसे पुरानी हिंदी कहा। आगरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये ब्रज भाषा के आसपास का वो क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? उत्तर है जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भी उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो खड़ी बोली है पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है, इसीलिए सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे हिंदुस्तानी कहा। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? उत्तर है 8। पहले 8 थे, बाद में हिंदी में ये बढ़ गए स्वर। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो उत्तर है अवहट। बहुत सारे विद्वानों ने इसको नहीं माना है, लेकिन परंतु अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को हम अवहट मानते हैं, याद रखेंगे। अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर, ब्राचड़ किसने किया? उत्तर है मार्कंडेय ने। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए, नागर, उपनागर और ब्राचड़। अवधि के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जितनी भी रचनाएं हैं सब अवधि में है, और सबसे पहले उन्होंने ही लिखा था। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी के कौन से पुस्तक में मिलता है? तो याद रखेंगे जफरनामा। जफरनामा जो है, जफरनामा के पुस्तक में वो मिलता है हिंदी का प्रयोग। हिंदी मग पर पौन रखियो का बहुते जो हिंदी भाख्यो किसने कहा? सूफी कवि नूर मोहम्मद ने। जो नूर मोहम्मद थे उन्होंने ये हिंदी के लिए कहा था। आचार्य हेमचंद्र और वाग्भट ने अपभ्रंश को क्या कहा? उत्तर है ग्राम भाषा। उन्होंने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा, क्योंकि वो सब संभ्रांत परिवारों और जो शहरी इलाका था वहाँ ये नहीं बोला जाता था, ये गाँव में बोला जाता था, इसीलिए इसे ग्राम भाषा कहा। हिंदी में कौन से 2 स्वर शामिल किए गए थे? ए और औ। याद रखेंगे, पहले अपभ्रंश में कम थे, फिर बाद में ए और जोड़कर ज़्यादा स्वर बन गए। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ड और ढ। ड ढ नहीं थे। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा? उत्तर है देश भाषा। उन्होंने उसे देश भाषा कहा। तो याद रखेंगे, भरत मुनि ने देश भाषा कहा और आचार्य हेमचंद्र और वाग्भट ने उसे ग्राम भाषा कहा। अपभ्रंश नाम पहले किस शासक के शिलालेख में मिलता है? उत्तर है राजा धारसेन द्वितीय। राजा धारसेन द्वितीय ने सबसे पहले अपने शिलालेख में अपभ्रंश नाम दिया। उनके पिता के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता अपभ्रंश के बड़े विद्वान थे और उन्होंने इसे लिखा था। गाथा या गाहा से किस भाषा का बोध होता है? गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है। दोहा या दूहा से किस भाषा का बोध होता है? उत्तर है अपभ्रंश। अपभ्रंश में को दोहा या दूहा के नाम से जानते थे। संस्कृत भाषा का काल था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, पहले संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। ऐसे विकास हुआ था, आप याद कर लेंगे। और सन ईस्वी के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो उन्होंने कहा हिंदी साहित्य की परंपरा, क्योंकि अपभ्रंश से ही जितनी हिंदी साहित्य की परंपराएं निकली वहीं से निकली, जो हो भक्ति काल हो, रीति काल की हो या
आधुनिक काल की हो, जितनी भी सब हैं वहीं से निकली, अपभ्रंश से। ऋतिक भक्ति काल में जो भक्ति की धारा बही, हम कहीं ना कहीं सिद्ध और नाथ के साहित्य में देख सकते हैं। ऋतिक काल का भी हम संदेश रासक में हम लोग को मिलता है। अपभ्रंश का क्या काल था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। डॉक्टर ग्रेशन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? उत्तर चारण काल, क्योंकि उस समय चारण कवियों जो थे उनकी बहुलता थी, बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी थी, इसीलिए डॉक्टर ग्रेशन ने चारण काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नाम दिया? उत्तर वीर गाथा काल, क्योंकि उस समय जितने भी कवि थे वे वीर कविताएं लिखते थे, पराक्रम की कविताएं लिखते थे अपने राजा के लिए, और मुस्लिम आक्रमण उसमें बढ़ गया था, इसीलिए वो उसमें वीर गाथाएं लिखते थे, इसीलिए उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? संधि काल और चारण काल, क्योंकि वो आदिकाल ही वैसा समय था जो अपभ्रंश और हिंदी के बीच को मिलाता था, संधि करवाता था, इसलिए संधि काल बोला गया। और चारण काल इसीलिए क्योंकि यहाँ चारण होगा, च में आ की मात्रा होगी, चारण काल। चारण काल इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे वहाँ उस समय चारण कविताएं जो कविताएं लिखी जाती थी, रासो साहित्य से बहुत सारे लिखी जाती, इसलिए चारण काल कहा। सिद्ध सामंत काल किसने आदिकाल को कहा? सिद्ध सामंत काल राहुल शांकृत्यायन ने कहा, क्योंकि उस समय सिद्ध बहुत सारे सिद्ध जो कवि थे उन्होंने लिखी थी अपभ्रंश में, और जो सामंत थे उनके उनके सामंतों के निगरानी में जो कवि थे, जो उनके साथ थे, वो रचना करते थे, इसलिए सिद्ध सामंत काल राहुल शांकृत्यायन ने कहा। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो उत्तर है शौर सेनी। सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई, याद रखेंगे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब सौर सेनी से हुई, सौर सेनी से हुई। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो उत्तर है सरफुद्दीन यजदी के जफरनामा में। सरफुद्दीन यजदी के जफरनामा में हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। हिंदी के लिए पहली बार हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। किस पुस्तक में भाषा का अर्थ के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ? तुझके बाबरी के लिए हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग, हिंदुस्तानी मतलब हिंदी। उर्दू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसका अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव होता है। किस कवि ने? ये तो मैंने पहले कर चुका है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। प्राकृत भाषा का समय काल कब से कब तक था? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, याद रखेंगे और सबका जान लेंगे कौन सा कौन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मैं एक और क्षमा मांगती हूँ कि मेरे जो हिंदी में कुछ मैंने वहाँ पे टाइपिंग में मुझे गलत हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप इसी तरह मेरे YouTube चैनल पर बने रहें, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरे को बहुत सारा साहस मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।